एक बार फिर से आप सभी का इस माही ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको उदित है, इस चैनल पे हम सामान्य विज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसी में हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है, एक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज एक न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक छोटा-सा टॉपिक और है मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई साउंड और जिसे हिंदी में प्यार से बोल रहे होते हैं ध्वनि। साउंड चैप्टर यदि बात करूँ रीड लेवल सेकंड में भी आ रहा होता है, आरएस में भी आ रहा होता है, एसएससी में भी आ रहा होता है, एनटीपीसी में भी आ रहा होता है, एसएससी के ऑल एग्जाम के लिए और पुलिस और के लिए भी ये टॉपिक यूजफुल है। हर के सिलेबस में साउंड दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में इस टॉपिक से संबंधित जो सवाल आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक साउंड। सबसे पहला ही सवाल मेरा आप लोगों से कि साउंड ध्वनि होती क्या है। तो अब आप लोगों को मैं बोल पा रहा हूँ वो भी तो ध्वनि ही है, साउंड ही तो सुनाई दे रहा है तुम्हें, तो ध्वनि ही होगी। तो ध्वनि हकीकत में इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, परिभाषा की बात करूँ, तो परिभाषा किसे कहते हैं ध्वनि की। देखो दोस्तों, ध्वनि की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लीजिए नॉर्मली से एग्जाम्पल की वजह से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वैसे साउंड को समझने से पहले आप लोगों को समझनी पड़ेगी एक वेव तरंग के बारे में। किसके बारे में? तरंग के। क्योंकि ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब तरंगें उत्पन्न होगी। किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन तरंग उत्पन्न हो चुकी हैं, कणों का कंपन हो चुका है, तो कणों का कंपन हो रहा है तो उस केस में क्या उत्पन्न हो जाती है भाई? साउंड। तो साउंड टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें किसको समझना पड़ेगा? पहले वेव को, तरंग को, कि तरंग क्या होती है। तो तरंग की डेफिनेशन की बात करूँ, यह एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस है। ये एक प्रकार का क्या है भाई? डिस्टर्बेंस। कणों में यदि डिस्टर्बेंस कर दिया जाए तो क्या उत्पन्न हो जाएंगे भाई? तरंगे। कोई पार्टिकल में यदि डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो गया तो क्या उत्पन्न हो जाएंगे? वेव। कैसे समझिए, मान लीजिए आप लोगों के पास एक रस्सी बंधी हुई थी, ऐसे स्थिर थी किसी पोजीशन पे, मान लीजिए ऐसे स्थिर थी, मतलब पार्टिकल इसके फिक्स थे, कण इसके निश्चित थे, कोई हलचल नहीं थी। जो में इस रस्सी को मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये लीजिए कोई व्यक्ति, ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति था भाई, ये जो इसको पकड़ के हिलाने की कोशिश करता है, क्या ये कुछ इस रूप में आप लोगों को नजर आती है क्या? फिर ऐसे रस्सी को आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो भाई आज घर जाके आप लोग घर पे एक रस्सी लेना और रस्सी को ऐसे हिलाने की कोशिश करना, तो आप पाओगे ऊपर नीचे गति होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है। इसका मतलब इस समय इसके कणों में क्या हो चुका है भाई? विक्षेप हो चुका है, डिस्टर्बेंस हो चुका है। तो डिस्टर्बेंस हो गए तो तरंग उत्पन्न होगी, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, कभी ऊपर जा रही, और यही क्या कहलाती है? तरंग। याद कीजिए प्रकाश वाले टॉपिक को, तो मैंने ऐसे तरंग के बारे में तो ऐसा सिंबल बनाया था। तो ये रस्सी पहले स्थिर थी, जो ही हमने इसको पकड़ के खींचा तो ये वाइब्रेशन ऊपर नीचे करने लग गई, तो इसका मतलब इसमें क्या उत्पन्न हो गई है भाई दोस्तों? तरंग। तो यही क्या कहलाती है? तरंग। तरंग क्या हुआ कि कणों में डिस्टर्बेंस, कणों में विक्षेप कुछ या नहीं, क्या कहलाता है? तरंग। बड़ी आसान सी परिभाषा थी। यदि कणों के बीच में डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर दिया जाए तो क्या उत्पन्न हो जाएंगी? तरंग। जैसे एक एग्जाम्पल ही हो, यदि मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, आपने समुद्र का पानी या तालाब देखा होगा, यदि उसमें आपने बहुत पहले छोटे थे तो बचपन में पत्थर डालने की कोशिश की, जो ही इसके पत्थर बीच में डालते थे तो क्या ऐसे तरंग उत्पन्न हो जाती थी, ऐसे ऐसे घूम के बाहर किरानों की ओर आ रही होती थी, तो वो ऐसे राउंडिंग के रूप में ऐसे निकलती निकलती बाहर आ रही थी, तो ये भी क्या कहला रही थी? तरंग। ये तरंग कब उत्पन्न हुई? आप ही जबरदस्ती तो हो नहीं रही थी, आपने डिस्टर्बेंस किया पत्थर डाल के, तो डिस्टर्बेंस किया तो कण क्या उत्पन्न होगी? तरंग। तो तरंग की छोटी सी परिभाषा, यदि पार्टिकल में डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? तरंग। मतलब एक प्रकार का क्या है ये? विक्षेप है भाई। तरंग एक प्रकार का क्या है? विक्षेप। अब तरंगों के प्रकार को पढ़ने की कोशिश करते हैं माध्यम के आधार पे। किसके आधार पे भाई? मीडियम के आधार पे। कि मीडियम के आधार पे, माध्यम के आधार पे तरंगें कितने प्रकार की होती है। मीडियम के आधार पे तरंगें 2 प्रकार की होती है दोस्तों। अब सवाल आ रहा होगा जहन में, सर ये माध्यम क्या होता है? तो वैसे मैंने प्रकाश टॉपिक पढ़ाया था, लाइट टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि माध्यम हमारे 3 होते हैं, द्रव, ठोस, गैस, और इन तीनों के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। गैस में कण क्या होते हैं? दूर दूर। ठोस में कण क्या होते हैं? पास पास। और द्रव में क्या होते हैं? ना तो ज़्यादा दूर होते हैं, ना ही ज़्यादा क्या होते हैं? पास होते हैं, मिडिल पोजिशन में रह रहे होते हैं। तो इस तरीके से माध्यम 3 होते हैं, द्रव, ठोस और गैस। ठीक है दोस्तों।
अब इसके माध्यम के आधार पे तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे दोस्तों? यांत्रिक। एक कौन सी होती है? अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव किससे कहेंगे? वो देखिए, वे तरंगे जिनके लिए किसकी आवश्यकता हो? माध्यम की। मतलब गमन करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। माध्यम का मतलब जो द्रव माध्यम, अभी मैंने बोले द्रव हो गया, ठोस हो गया, गैस हो गया, तो वे तरंगे जिसमें द्रव, ठोस और गैस में गमन करें, वे तरंगे जिसके गमन करने के लिए द्रव माध्यम हो या ठोस हो या गैस हो, माध्यम बोल दिया, इसका मतलब यही तो है। वे तरंगे जिनको गमन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता हो? या तो द्रव या ठोस या गैस, तो एक माध्यम होना जरूरी है। वो तरंगे कौन सी कहलाती हैं? यांत्रिक। जबकि बात करूँ अयांत्रिक तरंगे, ये तरंगे माध्यम की अनुपस्थिति में भी, माध्यम प्रेजेंट नहीं है, मीडियम प्रेजेंट नहीं है, मीडियम अब्सेंट है, तो भी क्या करेंगी? ये गमन करेंगी। क्या ये मीडियम अब्सेंट होने पे गमन करेंगे? नहीं। इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? माध्यम की। इनके लिए माध्यम की अनुपस्थिति में भी काम हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर क्या हुआ कि यांत्रिक तरंगों के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होगी। माध्यम की आवश्यकता मतलब ठोस, द्रव, गैस में गमन करेंगे, इसके अलावा नहीं गमन करेंगे, मतलब निर्वात में गमन नहीं करेंगी। क्योंकि अयांत्रिक तरंगों की बात करूं तो माध्यम की अनुपस्थिति में भी गमन करेंगी, मतलब निर्वात में भी गमन करेंगी। दैट्स एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण डाला मैंने? यांत्रिक तरंगों का। यांत्रिक तरंगें मतलब माध्यम की उपस्थिति में ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। बिल्कुल दोस्तों, माध्यम के एब्सेंट में नहीं जा पाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, चंद्रमा पे माध्यम क्या होता है? एब्सेंट होता है। माध्यम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। वहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोले तो उसको सुनाई नहीं देता, संकेतों के माध्यम से कुछ बातें समझाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चंद्रमा पे क्या नहीं होता दोस्तों? माध्यम नहीं होता। और जबकि हम बोल रहे हैं, मतलब ध्वनि दे रहे हैं, और ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की। चंद्रमा पे माध्यम है नहीं, इसलिए ध्वनि का आदान प्रदान नहीं हो पाता दोस्तों। तो वहाँ पे हम किसका सिंबल यूज करते हैं? संकेतों के रूप में बातें कर रहे होते हैं चंद्रमा पे लेके। तो ध्वनि तरंगे तुमसे पूछे गए, किसका उदाहरण होगी भाई? यांत्रिक तरंगों की। मतलब ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है तो किसकी जरूरत होगी? माध्यम की। सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ध्वनि की बातें कर रहे हैं कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, तो कौन सी तरंगे होती है दोस्तों? यांत्रिक तरंगे। यहाँ पे मैंने डाली प्रकाश किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें। ये डाली भी मैंने अवरक्त, पराबैंगनी, तो स्टूडेंटों को कंफ्यूज हो रहा होता है मोस्टली, परंतु मोस्टली बात करूँ मैं इसी को लेके छोड़ देता हूँ। तो क्लास में पढ़ा रहा तो पीछे से कहते हैं सर और उदाहरण बताओ। अरे भाई, प्रकाश ही एक उदाहरण है इसका। अब इसमें पराबैंगनी, अवरक्त किरणें प्रकाश वाले टॉपिक में उन्हीं की भाई प्रकाश किरणें के रूप में ही आ रही होती है, अवरक्त किरणें प्रकाश से भी नीचे आ रही होती है रंगों के बीच में। ये मैंने सब पढ़ा रखी है आप लोगों को। तो मोस्टली हम एग्जाम्पल किसका ले रहे होते हैं? प्रकाश किरणें। कि प्रकाश किरणें देखिए किस में डाला है मैंने? अयांत्रिक। अयांत्रिक बोले तो माध्यम की अनुपस्थिति में भी गमन करेंगे। माध्यम की अनुपस्थिति का मतलब क्या था दोस्तों? निर्वात। एग्जाम्पल के निर्वात में भी क्या करती है ये? गमन। और आपको पता है प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही होती है? वायुमंडल से। और वायुमंडल में ब्रह्मांड से ऐसे कुछ ऐसे जगह होती है जहाँ पे माध्यम नहीं होता। कैसा होता है? निर्वात। और सूर्य की किरणें जहाँ से आ रही होती हैं वो कहाँ से आ रही होती है? निर्वात से, और हमारे तक आ पाती हैं। इसका मतलब निर्वात में भी तो गमन करके आई है वो। इसका मतलब निर्वात में गमन करके आई है, तो माध्यम की अनुपस्थिति में भी उन्होंने क्या किया है? गमन किया है। तो किसकी श्रेणी में आएंगी वो? अयांत्रिक तरंगों के रूप में। तो प्रकाश किरणें किसका एग्जाम्पल हुई? अयांत्रिक तरंगों की। आगे लिखा है पराबैंगनी। आपने सुना होगा कि पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, त्वचा का कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका मतलब पराबैंगनी किरणें भी कहाँ से आ रही थी भाई? ऊपर से ही आ रही थी। माध्यम की अनुपस्थिति से ही गमन करके आ रही थी, निर्वात से। हमारी स्क्रीन तक आ पाए, इसका मतलब निर्वात से वो गमन करते आई है, मतलब माध्यम की अनुपस्थिति में वो गमन करके आई है। और माध्यम की अनुपस्थिति में भी गमन करके आई है, तो कौन सी श्रेणी में आएगी? अयांत्रिक। इसी तरीके से अवरक्त किरणें होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जरूरी होती है। दोस्तों इतनी बातें आप लोग समझ पाए होंगे। तरंगे माध्यम के आधार पर दो प्रकार से, एक यांत्रिक, एक अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे वो जिनके लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, जबकि अयांत्रिक वो जिनके लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, बिना माध्यम के भी गमन करेंगे। यदि यांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल की बात करूँ तो ध्वनि तरंगे, और जबकि अयांत्रिक की बात करूँ तो प्रकाश किरणें। समझ पाए आप लोग? तो देखो दोस्तों इतनी बातें समझ पाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माध्यम के आधार पर। हमने बात कर ली, अब माध्यम के कणों के आधार पर। देखो दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं तरंग की गति और माध्यम के कण के आधार पर। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था? माध्यम के आधार पे, मीडियम के आधार पे। अब दोस्तों
हम पढ़ने जा रहे हैं तरंग की गति। देखो दोस्तों, अब पढ़ने किसके आधार पर जा रहे हैं? तरंग की गति व माध्यम के कणों के आधार पर। तरंग की गति और माध्यम के कणों के आधार पर फिर से तरंग के कितने भागों में बांटी मैंने? दो भागों में, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए ये दोनों क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में देखो, यदि मान लीजिए एक रस्सी आपने बांध रखी थी पहले से थी, उसमें जो ही आपने झटका लगाया तो कुछ ऐसे उत्पन्न हो गई थी, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रही थी। तो क्या देखिए दोस्तों अच्छे से, तो इसमें जो आपने जो ही ये कण यहाँ से स्टार्ट हुए थे चलना, माध्यम के कण थे, गति की दिशा देखो, तरंग तरंग पहले यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर रस्सी थी, फिर ये भाई आगे गई, ऐसे बनती गई, फिर दोस्तों ये कुछ रूप में आगे ऐसे चलती जा रही थी, कभी रस्सी यहाँ पे हो रही थी, फिर नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे जाके हो रही थी, फिर नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे, फिर लास्ट में पहुँच पा रही थी ना। तो तरंग की गति तो कहाँ जा रही है? आगे। इसका मतलब तरंग की गति की दिशा तो आगे जा रही है। तरंग की दिशा तो कुछ देखो, यहाँ से तो बनना, रस्सी आपने खींची होगी तो रस्सी खींची तो पहले स्टार्ट से फ्लो बनता जाता है, फिर लास्ट में जाता है। तो इसका मतलब तरंग तो आगे से लेके ऐसे जा रही है, आगे की साइड आपने खींचा जैसे, वो तो ये आगे की बढ़ रही है, तो तरंग की दिशा तो बिल्कुल आगे जा रही है। कण देखो, कण का भी कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, पार्टिकल कभी ऊपर कभी नीचे, तो तरंग की गति की दिशा, कण तो कभी ऊपर जाते कभी नीचे। देखो ये कण की दिशा, तरंग की दिशा ये थी, कण की दिशा ये थी, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है? बिल्कुल दोस्तों, तो यही याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग की दिशा और कण की दिशा एक दूसरे के कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था अनुप्रस्थ तरंगों में। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग की दिशा और कण की दिशा एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत होती है दोस्तों। बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे में। अनुदैर्घ्य तरंगों में आपने कभी स्प्रिंग देखी होगी, कभी स्प्रिंग को यहाँ पे लटका रखा था, उसमें आपने पहले बिल्कुल इस तरीके से स्प्रिंग थी, जो आपने उस पर एक एम द्रव्यमान का कोई भी वेट लग जोड़ दिया, तो वेट जोड़ते ही क्या होगी? एक बार स्प्रिंग आएगी, एक बार स्प्रिंग आएगी भाई नीचे, और एक बार वापस क्या जाएगी? ऊपर। तो उस समय ये थी तो तरंग, तरंग देखो इसकी ये पहले ये थी, तो तरंग कहाँ है? ये नीचे। और कण, कण भी तो देखो ऐसा थोड़ी है कभी स्प्रिंग ऐसे गई कभी, तो कण की दिशा भी क्या रही? ये। तो इसमें कण की भी दिशा, कण की दिशा और तरंग की दिशा एक दूसरे के क्या है भाई? अनुदिश है, एक ही दिशा में है। कण की दिशा भी देखो और तरंग की दिशा भी देखो, इसमें क्या है? अनुदिश, और इसमें तरंग की दिशा, कण की दिशा एक दूसरे के क्या है? लंबवत। पहला अंतर यही हुआ कि अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग की दिशा और कण की दिशा एक दूसरे के क्या होती है दोस्तों? लंबवत। जबकि अनुदैर्घ्य में क्या होता है? अनुदिश, मतलब जिस ओर कण गमन कर रहे हैं उसी ओर तरंग गमन कर रही है, तो अनुदिश उसे कहते हैं, एक दिशा में। तो कण जिस ओर गमन कर रहे हैं उसी दिशा में तरंग गमन कर रही है। एग्जाम्पल के रूप में आपने स्प्रिंग पे एक वेट लगाया, तो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग कभी इसी जाएगी कभी नहीं, स्प्रिंग बिल्कुल ऊपर नीचे फ्लो करेगी ऐसे। इसका मतलब कण भी नीचे ही गमन कर रहे हैं और दिशा भी कहाँ कर रही है? नीचे ही गमन कर रही है। तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या है दोस्तों? अनुदिश। पहला अंतर यही हुआ। तो देखो ऊपर नीचे बन रहे हैं, माध्यम स्थिति के कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना, तो ये क्या कहलाते हैं? सरंग और ग्रत बनना। तो जब अनुप्रस्थ तरंगों में एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि अनुप्रस्थ तरंगों में बनते हैं सरंग और ग्रत बनते हैं। क्या बनते हैं? सरंग और ग्रत। नेक्स्ट सवाल कि अनुप्रस्थ तरंगें कौन कौन से माध्यम में गमन करती है? तो ठोस में और द्रव में। किस किस में गमन करती है? क्या तो ठोस में करेंगी दोस्तों, या किस में करेंगी? द्रव में करेंगी। जबकि इसकी देखो, इसमें कभी स्प्रिंग का फैल रहा है, विरलन हो रहा है, कभी स्प्रिंग सिकुड़ रही है, तो इसका मतलब संपीड़न और क्या हो रहा है? विरलन। तो इसमें क्या होता है? संपीड़न और विरलन। दूसरा, ये तीनों माध्यम में गमन करती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। कौन भाई? अनुदैर्घ्य तरंगे। एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ तो मैंने ये रस्सी तो ली थी, इस रस्सी पे जब मैंने खींचने की कोशिश, झटका लगाया, तो कभी आगे ऐसे जाती हुई, तो तरंग की दिशा तो कहाँ जा रही थी? आगे। और कण कहाँ जा रहे थे? ऊपर और नीचे। इसका मतलब तरंग की दिशा और कण की दिशा एक दूसरे के क्या थी? लंबवत। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या लिख सकता हूँ? रस्सी में उत्पन्न तरंगे। किसका उदाहरण है भाई? अनुप्रस्थ तरंगों का। जबकि बात करूँ अनुदैर्घ्य तरंगे, वो तरंगे कही थी जिसमें कण की दिशा और तरंग की दिशा अनुदिश हो। और तो ये किस में उदाहरण लिया मैंने? स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे भी कौन सी होती है भाई? आप लोगों की अनुदैर्घ्य तरंगे। और ध्वनि तरंगे भी किसका रूप में आती है भाई? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में।
ध्वनि तरंगे भी किस में आती है, अनुदैर्घ्य। और वैसे यांत्रिक और अयांत्रिक में ध्वनि तरंगे किस में आ रही थी, यांत्रिक तरंगों में आ रही थी। तो सवाल ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे कौन सी होती है। एग्जाम्पल में यदि ऑप्शन में यांत्रिक तरंगे और दूसरा आप लोगों के अनुदैर्घ्य और तीसरा कहीं पहला और दूसरा दोनों, तो पहला और दूसरा दोनों लगाना। यदि यांत्रिक अयांत्रिक की तुलना करेगा तो ध्वनि तरंगे किस में आएंगी, यांत्रिक में। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य की बात करेगा तो ध्वनि तरंगे किस में आएंगी भाई, अनुदैर्घ्य तरंगे में। समझ पाए आप लोग। अब ध्वनि का एक प्रकार और पढ़ते हैं, ऊर्जा के आधार पे, ऊर्जा के आधार संचरण के आधार पे ध्वनि तरंगे क्या होती है उस। देखो दोस्तों, ऊर्जा के संचरण के आधार पे बात करें तो ऊर्जा के संचरण के आधार पे फिर से दो भागों में, एक प्रगामी और एक क्या होती है, अप्रगामी। प्रगामी तरंगे वो होती है जो अपने साथ किसका संचरण करें, ऊर्जा का संचरण करें। तो वो तरंगे किस श्रेणी में आएंगी, प्रगामी में। मतलब ऊर्जा का भी ट्रांसफर करें तो वो तरंगे किस में आएंगी, प्रगामी में। एग्जाम्पल के रूप में ध्वनि और प्रकाश तरंगे। देखो मैंने पढ़ा है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, ऊर्जा कभी ना तो नष्ट होती, तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होगी। तो प्रकाश तरंगे किसका एग्जाम्पल होगी, आसान सी बात, ऊर्जा का संचरण कर रही है तो किसका उदाहरण हुई, प्रगामी तरंगों का उदाहरण दोस्तों। किसका हुआ, प्रगामी तरंगों का। और यसे वैसे बात करूँ यांत्रिक और अयांत्रिक के रूप में, प्रकाश तरंगे किस में डाली थी मैंने, अयांत्रिक। माध्यम की अनुपस्थिति में भी गमन कर रही थी। तो सवाल को अच्छे से समझिएगा, यहीं से तुमसे कंफ्यूज करेगा कि पूछ रहे यांत्रिक अयांत्रिक में प्रकाश तरंगे किस में आएंगी, अयांत्रिक में। प्रगामी पूछ रहे तो किस में आएंगी भाई, प्रगामी में। ध्वनि तरंगे, देखो ध्वनि तरंगों का भी फिर से हमने तीनों रूपों में ध्वनि तरंगे ली। पहली यांत्रिक तरंग भी होती है ध्वनि तरंग, दूसरी भाई ध्वनि तरंग कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट नंबर 3 कौन सी होती है, प्रगामी। ध्वनि तरंग भी अपने साथ क्या संचरण करती है, ऊर्जा का संचरण करती है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रगामी, वो तरंगे जो अपने साथ ऊर्जा का संचरण नहीं करती। क्या नहीं करती, ऊर्जा को ट्रांसफर नहीं करती, ऊर्जा को ट्रांसफर नहीं करती। तो तरंगे कैसे कहलाएंगी, अप्रगामी। जैसे बंद स्थिति का मतलब दोनों साइड से रस्सी को बांध दीजिए, फिर इसमें आप लोग हिलाइए तो क्या होगा, ये ऐसे वाइब्रेट होकर बस यहीं पे रुक जाएंगे। क्या आगे तक जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, फिक्स स्थिति होगी। इसका मतलब इसकी ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं हुआ कहीं पे भी। तो ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं हुआ तो कैसी तरंगे होगी, अप्रगामी। तो बंद स्थिति में यदि रस्सी बांध रखी है दोनों साइड से, फिर हम उसको वाइब्रेट करके देखें तो उसी स्थिति में जाके वो वेव खत्म हो जाएंगी, मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा। तो फिर वो किसके रूप में आएंगे, अप्रगामी। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा तरंगों के प्रकार। माध्यम के आधार पर तरंगे दो, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे वो जिसमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, अयांत्रिक वो जिसमें माध्यम की अनुपस्थिति में भी काम होगा। तो अयांत्रिक, उसके आधार पे हमने कण की स्थिति और तरंग की दिशा के आधार पे दो प्रकार से पढ़ी फिर से, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगे किसे का, जिसमें तरंग की दिशा और कण की दिशा एक दूसरे के क्या थी दोस्तों, परपेंडिकुलर। जबकि अनुदैर्घ्य में कण की दिशा और तरंग की दिशा एक दूसरे के क्या थी, अनुदिश थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर ये था। अनुप्रस्थ में क्या बन रहे थे, सुरंग और गर्त बन रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा, संपीड़न और विलयन बन रहा था दोस्तों। वो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य थी, अनुप्रस्थ किसमें थी, रस्से में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य थी, अनुप्रस्थ सॉरी। उसके बाद हमने तरंगों के ऊर्जा के संचरण के आधार पर फिर से तरंगे दो भागों में पड़ी, एक प्रगामी और एक अप्रगामी। प्रगामी तरंगे वो जो अपने साथ ऊर्जा का भी ट्रांसफर करें या ऊर्जा का भी संचरण करें, और अप्रगामी वो जो अपने साथ ऊर्जा का संचरण ना करें। इस तरीके से हमने ध्वनि तरंगों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। एक बार आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा नोट्स के रूप में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।